हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मजे में भी होंगे। बच्चों, मैं आलोक सिंह, आपका मैथ टीचर, आज आपको क्लास 7 की मैथ की प्रश्नावली 1.3 के बचे हुए प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 5 से आगे के प्रश्न इस वीडियो में कराऊंगा। और कराऊंगा नहीं बल्कि सिखाऊंगा, और सिखाऊंगा भी ऐसे कि आप उसे चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनायक जी क्लासेस में। यहाँ हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि यदि आप वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे या आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ नहीं आएगी। क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, वरना ये मैथ आपके मन में डर पैदा कर देगा। ठीक है, तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो यदि आपको पसंद आती है, जो कि मुझे पता है आनी ही आनी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और मेरे इस चैनल विनायक जी क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, एक बात और बच्चों, कि यदि पूरी वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न बचता है या आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 5, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। अच्छा बच्चों, इस प्रश्न को करने से पहले आपको एक कुछ नियम और सीखने पड़ेंगे। एक नियम होता है गुणा का साहचर्य नियम। ठीक है, देखिए ये क्या नियम होता है। जैसे a गुणा b गुणा c, ठीक है, इसमें यदि हम a का गुणा b से, b का गुणा c से करते हैं, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि a को बाहर और b और c का गुणा पहले करके और उसके बाद हम a से करें। यदि और या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, a और b का गुणा एक साथ और बाद में गुणा c करें, या a और c का गुणा एक साथ, b को बाद में कर दें। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस यही हमारा नियम है कि इस तरीके से हम किसी का भी गुणा किसी के साथ पहले दो संख्याओं का आपस में कर देते हैं और फिर तीसरी का बाद में करते हैं। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं है, यही है हमारा गुणा का साहचर्य नियम। और एक और नियम इसमें सीखना है, गुणा का वितरण का नियम, वो मैं पहले ही आपको सिखा चुका हूं। तो चलिए अब करते हैं हम अपने सवाल। ठीक है, प्रश्न नंबर ए, देखिए 26 गुणा 48 प्लस 48 गुणा 36। देखिए आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ 48 इसके साथ भी गुणा हो रहा है और 36 के साथ भी, यानी कि 26 के साथ भी और 48 के साथ भी। देखिए हमने आपको वितरण का नियम बताया था। कौन सा नियम? वितरण का नियम। उसमें हम क्या करते हैं, वितरण का नियम, ठीक है, उसमें हम यही करते हैं कि हम किसी भी संख्या को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां हम किस संख्या को कॉमन लेंगे? माइनस के 48 को, माइनस के 48 को हम कॉमन ले लेंगे और बची हुई संख्याओं को हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। यहां बचा क्या? 26 प्लस का चिन्ह, और इधर क्या बचा? माइनस के 36। ठीक है, माइनस के 36। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो माइनस के 48 इधर, अच्छा 26 प्लस माइनस का गुणा तो माइनस 36। ठीक है, अब इसे भी सॉल्व, माइनस के 48, 26 और 36, यानी कि 36 में से 26 जाएंगे तो बचेंगे 10, चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस के 10। ठीक है, अच्छा यहाँ किसका निशान है ये पता होगा, ब्रैकेट के बाहर किसका निशान होता है? गुणा का। ठीक है, तो अब 48 का गुणा 10 से, जीरो वाली संख्या गुणा आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि बहुत सरल होता है। जीरो को पहले लिख दीजिए, बची हुई संख्या का गुणा, एक का गुणा 48 से तो कितना आएगा? 48, चिन्ह ये भी माइनस ये भी माइनस, यानी कि समान चिन्ह, तो चिन्ह आएगा प्लस का, जिसे हम लिखेंगे नहीं। ठीक, चलिए बी नंबर करते हैं। अब इसे हम 48 गुणा 53 गुणा 125।
125। ठीक है, चलिए अब एक काम कीजिए, यहाँ हम लगाएंगे कौन सा नियम, देखिए वही गुणा का साहचर्य नियम। इसका गुणा इसके साथ कीजिए या इसका गुणा इसके साथ कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे कि 8 का गुणा इससे ना करके हम डायरेक्ट इससे कर देंगे। इसका क्या फर्क पड़ेगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको। हम करेंगे 8 गुणा -125 गुणा 53। ठीक है, देखिए 8 का गुणा 125 से करेंगे तो 8 पंच 40 0, 8 दूनी 16 और 4 20 0, 8 एकम 8 और 2 10। ठीक है, माइनस के, ठीक है, माइनस के 1000 आए, जीरो वाली संख्या आ गई। इसी वजह से हमने 8 का गुणा 53 से न करके 125 से किया था, जीरो वाली संख्या आ गई। सवाल सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। इधर क्या बचा, गुणा में 53। ठीक है, 53 का गुणा 1000, मैंने जीरो का बताया है आपको करना कैसे करते हैं। जीरो का गुणा, कितनी से जीरो है, 1 2 3। ठीक है, बचा क्या, इधर 1। 1 का गुणा 53 में करेंगे तो 53 ही आ जाएंगे, संख्या तो आ गई हमारी। अब चिन्ह यहाँ माइनस, ये प्लस, तो यानी कि माइनस का, तो कितना आया हमारा आंसर, 53,000। ठीक है, चलिए अब सी नंबर 15 गुणा 25 4 गुणा 10। ठीक है, चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। 15 गुणा 25 गुणा 4, तो हमारा आ जाएगा 25 चौका 100, चिन्ह प्लस का। ठीक है, गुणा माइनस के 10। चलिए अब 100 और 10 का गुणा कर देंगे तो 15 गुणा 100, यानी कि 2 जीरो इसकी और 1 जीरो इसकी, यानी कि 3 जीरो, और 1 गुणा 1 तो 1, चिन्ह माइनस का। ठीक है, अच्छा 15 का गुणा 1000 तो 1 2 3, 1 2 3, और 1 का गुणा 15 तो 15, चिन्ह माइनस का। ठीक है, ये हो गया हमारा। प्रश्न नंबर डी, 41 गुणा 102। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, हम इस 102 को 100 प्लस 2 लिख सकते हैं ना। 100 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो हमें 102 मिल जाएगा। देखिए इसको सवाल सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ नया सोचना पड़ रहा है। अब सीखेंगे, मैं थोड़ा सा सीखने का ही सब्जेक्ट है, सीखते सीखते आप सीख जाएंगे। देखिए इसे हम कैसे करते हैं, माइनस के 41 गुणा, हम 100 को 102 को तोड़ लेते हैं, हम इसे 100 प्लस 2 लिखते हैं। यदि हम 100 और 2 को जोड़ देंगे तो 102 आ जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, वितरण के नियम के आधार पर, कौन सा नियम, वितरण का नियम। ठीक है, वितरण का नियम हम इसमें लागू लगाएंगे। वितरण का नियम, देखिए यहाँ हम 41 का गुणा पहले 100 से करेंगे और फिर 41 का गुणा 2 से कर देंगे। ठीक है, चलिए -41 गुणा 100 और चिन्ह प्लस का, तो प्लस, -41 का गुणा अब हम किससे करेंगे, 2 से। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए अब 41 का गुणा 100 से, 100 सवाल बहुत सरल है गुणा करना, 0 0 और 41 एकम 41। ठीक है, चिन्ह माइनस का, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस, यहाँ प्लस। अब 41 का गुणा 2 से, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, चिन्ह माइनस का। ठीक है, चलिए अब -41 प्लस और माइनस का गुणा तो -82। अब यहाँ माइनस और यहाँ माइनस तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2 0 2 8 0 8 और 1 और 4। ठीक है, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तुम्हारा आंसर निकल गया है 4182। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर ई, 625 गुणा 35 प्लस 625 गुणा 65। देखिए यहाँ पे भी दो संख्याएं कॉमन है, 625 यहाँ पे भी है और 625 यहाँ पे भी है। तो हमें पता है कि जब संख्या एक जैसी होती है सवाल में तो उसको कॉमन लिया जाता है, और वो नियम कौन सा होता है, किस नियम के आधार पर, वितरण के नियम के आधार पर। किस नियम पर, वितरण के नियम पर। ठीक है,
तो हम इस सवाल को भी वितरण के नियम पर सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 625 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले यहाँ देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो इन चिन्हों को पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं, 625 गुणा माइनस के 35, प्लस का गुणा माइनस से तो माइनस 625 गुणा 65, ठीक है। चलिए अब 625 हम कॉमन लेंगे, तो 625 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारा, इधर बचा माइनस के 35, ठीक है, चिन्ह ये वाला माइनस, और इधर बचा 65, ठीक है। चलिए तो 625 इधर, ये माइनस और ये भी माइनस, तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो 5 और 5 10, अच्छा लगी 1, 6 और 3 9 और 1 10, यानी कि 100, 625, ठीक है। अब हम 625 गुणा माइनस के 100, ठीक है। तो ये जीरो वाली संख्याओं का गुणा करना बहुत सरल है, आपको पता है, 2 0, 1 का गुणा 625 में, तो 625 चिन्ह माइनस का, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर F, 7 गुणा 50 माइनस 2। देखिए इसे भी हम वितरण के नियम पर ही करेंगे। किस नियम पर, वितरण के। देखिए कैसे, 7 का गुणा पहले 50 में करेंगे, फिर 7 का गुणा 2 में, ठीक है, यही तो कह रहा है ना। चलिए 7 गुणा 50 और इधर चिन्ह माइनस का, तो 7 गुणा 2, ठीक है। चलिए 7 पंजे 35 और 0, ठीक है, इधर माइनस 7 दूना 14, ठीक है। अब 4 में से 0 में से 4 गया तो 6, 5 में से 4 में से 1 गया तो 3 और 3, चिन्ह बड़ी संख्या का, तो कितना आया हमारा 336, यही हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर G, -17 गुणा -29। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, हम 29 को माइनस के 30 प्लस 1 लिख सकते हैं कैसे? चलिए देखो मैं दिखाता हूं। हम माइनस के 17 गुणा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस के 30 और प्लस के 1। कैसे? यदि हम माइनस के 30 में से 1 घटाएंगे तो हमें माइनस के 29 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, -17 का गुणा -30 से और -17 का गुणा 1 से कर देंगे, ठीक है। माइनस के 17 गुणा माइनस के 30, और इधर क्या बचेगा, ये चिन्ह प्लस का, माइनस के 17 गुणा 1, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं ना हम, हमें हमारा आंसर शायद मिल जाए। चलिए 0 वाली संख्या है, गुणा, सबसे पहले 0 हटाएंगे तो यहाँ लगा देंगे, इधर 0 का काम खत्म, और 17 का 3 से 17 दिया 51, ठीक है। अच्छा माइनस और माइनस संख्या प्लस हो जाएंगी, अपने आप चिन्ह प्लस का आ जाएगा, ठीक है। इधर अब देखिए प्लस -17 और 1 का गुणा तो माइनस के 17, ठीक है। चलिए अब 510 प्लस माइनस का गुणा तो माइनस के 17। अब 510 में से हम 17 घटाएंगे तो 10 में से 7 गए तो 3, इधर गया 0, 0 में से 1 10, 10 में से 1 गया तो 9, 4, 453, सॉरी 493, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको? अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके बता देना, मैं शायद कुछ और कर सकूं आपके लिए। वैसा मुझे लगता नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, और फिर भी आपको थोड़ा सा, देखिए मैथ थोड़ी सी कह सकते हैं कि हाँ बच्चे कम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। वीडियो को आप एक बार देखने के बाद फिर से दोबारा देख लीजिए, या जो प्रश्न आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ कठिन प्रश्न है या थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसे वापस जाके फिर से देख लीजिए। आप किसी भी प्रश्न को 2 या 3 बार देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर प्रश्न आपको समझ में ना आए,
आ जाएगा। बहुत ज्यादा कठिन सवाल है भी नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर H, -57 गुणा -19 प्लस 57। अच्छा बच्चों, यहाँ 57 के साथ 19 का तो गुणा कर दिया है, यहाँ 57 अकेले हैं, हमें इसे किसी न किसी नियम पे तो करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें किसी एक ऐसी संख्या का गुणा कर दें जिससे कि इसके मान पर कोई फर्क ना पड़े। हाँ, कर सकते हैं। एक ऐसी संख्या है जिससे किसी भी संख्या में गुणा किया जाए उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इस सवाल को हम वितरण के नियम पर कर सकते हैं। हम 57 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी 57 है और यहाँ पर भी 57 है। चलिए हम अब इसे किस नियम पर करेंगे, वितरण के नियम पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 57 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, चलिए हमने 57 कॉमन ले लिया। अब हमारा ब्रैकेट में क्या बचा, माइनस का निशान बच गया। ध्यान रखना, क्योंकि हमने 57 तो कॉमन ले लिए हैं दोनों तरफ से, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है, हमने माइनस कॉमन नहीं लिया तो माइनस का चिन्ह बच गया। ठीक है, अच्छा चिन्ह बचा है तो इसके साथ कुछ ना कुछ तो जरूर बचा होगा, क्योंकि हम चिन्ह को तो खाली लिख नहीं सकते हैं, तो हमें यहाँ एक लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये एक कहां से आया, क्योंकि हमने 57 कॉमन लिए हैं, माइनस का चिन्ह कॉमन नहीं लिया, तो चिन्ह हमारा बच गया एक संख्या के साथ। ठीक है, अब इसमें हम गुणा करेंगे माइनस के 19 का। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए अब प्लस का निशान, अब 57 कॉमन ले लिए तो यहां क्या बच गया, एक। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं 57, अब ब्रैकेट को खोलते हैं, तो पहले इनका गुणा कर लेते हैं। एक का गुणा 19 में करेंगे तो 19 एकम 19, चिन्ह माइनस और माइनस समान चिन्ह प्लस बन जाएंगे, लिखेंगे नहीं। अच्छा, प्लस एक। ठीक है, अब 57, यहाँ ब्रैकेट के बाहर गुणा का निशान, 19 और 1 20, 0, 2 का गुणा 7 में 7 दूनी 14, हासिल लगी 1, 2 पंजे 10 और हासिल 1 11, यानी कि 1120, यही हमारा आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, किसी हिमीकरण यानी कि ठंडी करने की प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। मतलब कोई एक कमरा है जिसका टेम्परेचर है कितना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको प्रति घंटे 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने की आवश्यकता है, मतलब उसका टेम्परेचर हर घंटे 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम किया जा रहा है। तो उस सवाल में हमसे पूछ रहा है कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, क्या होगा, टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, चलिए करते हैं हम इस सवाल को। अच्छा, प्रारंभ में कमरे का तापमान क्या है, प्रारंभ में कमरे का तापमान कितना है हमारा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब कह रहा है ये हमसे 1 घंटे में तापमान में कमी, प्रति घंटे कितने हो रही है, 5 डिग्री, तो हम लिखेंगे 1 घंटे में तापमान में कमी कितनी, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो फिर अब ये पूछ क्या रहा है, 10 घंटे बाद कमरे का तापमान। ठीक है, तो 10 घंटे बाद, 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, यही तो पूछ रहा है ना वो हमसे। ठीक है, तो शुरू में कितना था, 40 डिग्री। ठीक है, अब वो उसमें कमी कितने की हो रही है, 5 घंटे प्रति 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे, तो कमी का मतलब यानी कि हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 10 घंटे बाद ही तो पूछ रहा है ना, 1 घंटे में कितनी कमी हो रही है, 5 की। ठीक है, तो 40 माइनस 10 का गुणा यदि हम 5 में करेंगे तो 5 50। ठीक है, चलिए अब 50 में से यदि हम 40 घटाएंगे तो
बचेंगे हमारे पास 10। चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का। तो बस यही हमारा आंसर है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में कमरे का तापमान क्या होगा? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि माइनस के 10 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न नंबर 7। 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, यानी कि 2 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है। एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिया जाता है, यानी कि ना नंबर जोड़े जाते हैं उसको, ना नंबर काटे जाते हैं। तो पहला सवाल हमसे कह रहा है, मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम इसे। तो हम लिखेंगे मोहन द्वारा प्राप्त अंक। अच्छा, मोहन ने 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, कितने का? 4 का। और एक सही उत्तर पर कितने अंक मिलते हैं? 5, तो गुणा 5। ठीक है, अब हम प्लस करेंगे। और 6 अंकों का गलत उत्तर दिया। ठीक है, और 6 अंकों का गलत उत्तर दिया, तो गलत उत्तर पर कितने अंक दिए जाते हैं? -2। ठीक है, गुणा -2। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 चौके 20 प्लस 6 दूनी 12 -12। अच्छा, 20 ब्रैकेट हटाते हैं तो प्लस और माइनस का गुणा, तो -12। 20 में से 12 जाएंगे तो बचेंगे 8। तो मोहन को कुल कितने अंक मिले? 8 अंक। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, रेशमा के 5 सही उत्तर हैं और 5 उत्तर गलत हैं, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? ठीक है, चलिए इसे भी करते हैं। प्रश्न नंबर 2, रेशमा के कुल अंक। रेशमा के कुल प्राप्त अंक। रेशमा ने सही उत्तर कितने दिए? 5। ठीक है, गुणा एक सही उत्तर पर कितने अंक दिए जाते हैं? 5। तो हम इसमें 5 का गुणा कर देंगे, फिर जोड़ेंगे। गलत उत्तर किसने दिए? उसने 5। ठीक है, अब गलत उत्तर पर नंबर कितने दिए जाते हैं? -2। -2। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सवाल तो हमारा बन के तैयार है, अब इसे बस सिर्फ कैलकुलेशन बाकी है। 5 का पहाड़ा 5 बार, तो यानी कि 5 25, चिन्ह प्लस ये वाला। अब 5 दूनी 10 और माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यानी कि असमान चिन्ह है, तो -10। ठीक है, 25 ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो -10। 25 में से 10 घटाएंगे तो 15, चिन्ह प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। तो उसे रेशमा को कुल कितने अंक मिले? 15 अंक। ठीक है, अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3, हिना ने कुल 7 प्रश्न किए, उनमें से 2 का सही उत्तर दिया उसने। ठीक है, और 5 का उत्तर गलत दिया, तो उसे कुल कितने अंक प्राप्त होते हैं? ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3, हिना द्वारा प्राप्त अंक। तो उसने सही उत्तर कितने दिए? 2। एक सही के लिए कितने अंक मिलते हैं? 5। ठीक, चलिए प्लस, और गलत उत्तर कितने दिए उसने? 5। और गलत उत्तर के लिए अंक मिलते हैं गुणा, यानी कि -2। ठीक है, गलत के लिए 2 ही अंक तो मिलते हैं माइनस के। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। बच्चों यहाँ तक समझ में तो आ रहा है ना? चलिए, अच्छा वीडियो को लाइक किया? मुझे पता है कई लोगों ने अभी तक नहीं किया, कर दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और करिए। चलिए कर दिया ना? चलिए अब प्रश्न, 5 दूनी 10। ठीक है, प्लस 5 दूनी 10, चिन्ह माइनस का, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस असमान चिन्ह हो गए, तो -10। 10 ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो -10। अब 10 में से 10 चले जाएंगे तो
0, यानी कि हीना को कितने अंक मिले? 0। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपए प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। कितना लाभ होता है एक सीमेंट की बोरी बेचने पर? 8 रुपए का। और स्लेटी रंग की सीमेंट की बोरी बेचने पर 5 रुपए की दर से हानि होती है, यानी कि 5 रुपए का नुकसान हो रहा है। सफेद सीमेंट बेचता है तो 8 रुपए लाभ होते हैं, प्रॉफिट होता है, और स्लेटी बेचती है बोरी तो 5 रुपए की हानि होती है। अब सवाल हमसे कह रहा है किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरी सफेद सीमेंट की बेचती है। ठीक है, कितनी बेचती है? 3000। और 5000 बोरी स्लेटी बेचती है। ठीक है, तो वह पूछ रहा है हमें इस पूरे सौदे में उसे लाभ होगा या हानि। चलिए करते हैं इस सवाल को। सवाल 1, 3000 बोरी सफेद बेचने पर उस कंपनी का लाभ लिखते हैं हम। ठीक है, तो 3000 बोरी उसने बेची, कौन सी वाली? सफेद। इस पे तो लाभ ही हो रहा है, कितना? 8 रुपए का एक लाभ हो रहा है प्रति बोरी पे, यानी कि एक बोरी पे। तो 3000 बोरी बेचने पर कितना होगा? तो 3000 में हम 8 का गुणा कर देंगे। तो गुणा तो जीरो वाली संख्या है, बहुत सरल है। 1, 2 और 3 जीरो हम लिख लेंगे, और 8 की टेबल 3 बार, यानी 8 तिया 24। तो 24,000 रुपए का क्या हुआ उसे? लाभ। ठीक है, और उसने 5000 स्लेटी बोरी बेची, तो 5000 बोरी बेची है, कौन सी वाली? स्लेटी। और स्लेटी बोरी बेचने पर हानि होती है कितने रुपए की? एक बोरी बेचने पर 5 रुपए की हानि। तो 5000 बोरी बेचने पर कितनी हानि होगी? तो हम लिखेंगे 5000। अब हानि एक बोरी पर 5 का, तो 5000 बोरी पर गुणा 5। तो वही गुणा तो बहुत सरल है, जीरो वाला। 1, 2, 3 जीरो, यहाँ 3 थी, 3 लिख दी। 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 25। ठीक है, तो 25,000 रुपए की उसे क्या हुई? हानि। तो अब इस सौदे में हम देखेंगे कि उसे लाभ हुआ या हानि। तो कुल देखिए 25,000 रुपए की तो उसे हानि हुई और 24,000 का लाभ हुआ। तो यानी कि इस पूरे सौदे में उसे क्या, कौन सी बड़ी बड़ी संख्या है? 25,000 24,000 से बड़ी है। तो यानी कि उसे हानि ज्यादा हुई है। कितनी हुई है? तो हम लिखेंगे कुल हानि। ठीक है, तो कुल हानि कितनी हुई है? तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लीजिए। 25,000 की तो हानि हुई है और लाभ कितने का हुआ है? 24,000 का। तो हानि में से लाभ को घटा दीजिए। तो 25,000 में से यदि 24 घटाएंगे तो 1,000 रुपए। ठीक है, तो उसकी कुल हानि कितनी हुई? 1,000 रुपए की। ठीक है, समझ में तो आया बच्चों ये प्रश्न आपको? ज्यादा कठिन नहीं था, सरल सा ही था। एक दो बार देखिए, अच्छे से समझ आ जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20, यदि बेची गई स्लेटी रंग की बोरियों की संख्या 6400 है, 6400 है, तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए कि उसे ना तो लाभ हो ना हानि। मतलब हमसे वो ये कह रहा है कि स्लेटी रंग की उसने कंपनी ने 6400 बोरियां बेची, तो कंपनी को, यहाँ गलत लिखा है मेरे हिसाब से, यहाँ स्लेटी नहीं, यहाँ सफेद होनी चाहिए। दोनों बार उसमें स्लेटी स्लेटी कर दिया है, तो यहाँ होना चाहिए सफेद। सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे इस पूरे सौदे में ना तो लाभ हो ना हानि हो, यानी कि उसकी लाभ और हानि दोनों कैसी हो? बराबर हो। चलिए इसे भी करते हैं। स्लेटी बोरियों की संख्या कितनी है? 6400। ठीक है, अब हम लिखेंगे, अब हमें सफेद बोरियां तो पता नहीं है, तो सफेद बोरियां हमें निकालनी पड़ेंगी। तो हम लिखते हैं, सफेद बोरियां जब पता नहीं है तो हम लिखेंगे माना सफेद बोरियों की संख्या जब हमें कोई चीज पता नहीं होती है तो हम उसे क्या मान लेते हैं? x। ठीक है, अब हमें पता तो नहीं है सफेद बोरियां कितनी हैं, निकालनी है हमें। चलिए निकालते हैं उसे। तो माना सफेद बोरियों की संख्या बराबर x। अच्छा, तो यहां हमें क्या करना है? हमें ऐसा संख्या निकालनी है कि उस पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ हो और ना हो क्या? हानि। ठीक है, यानी कि उसे जितना लाभ हो उतनी ही उसे हानि हो।
ठीक है। तो चलिए, तो लाभ बराबर हानि, ठीक है। अब लाभ हमारा कितना है, एक बोरी बेचने पर कितने के लाभ हो रहा है उसे, 8 रुपए का। और बोरियां कितनी है, सफेद सफेद बोरी बेचने पर ही तो लाभ होता है। तो सफेद बोरियों की संख्या कितनी है, अभी पता तो नहीं है, हमने क्या माना है, x। तो हम इसमें x का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहां हमारा निकल के आ जाएगा लाभ, और ये लाभ किसके बराबर होनी चाहिए, हानि के बराबर। और हानि हमारी कितनी है इस बार, 6400, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया ना, ये वाली लाइन कहां से आई भाई, एक बोरी बेचने पर 8 रुपए की हानि हो रही है, सॉरी एक बोरी बेचने पर 8 रुपए का लाभ हो रहा है। अब किस बोरी पर, सफेद बोरी पर, और सफेद बोरी हमें पता नहीं है, तो हमने क्या माना सफेद बोरी को, x। तो 8 गुणा x, अच्छा ये लाभ है। और ये किसके बराबर होना चाहिए, हानि के बराबर। और हानि हमारी कितनी है, हमने कितनी बोरियां बेची हैं स्लेटी, 6400। चलिए देखिए, अब हम इसे करते हैं। अच्छा, और इस पर हानि पर कितना होगा, हानि हमें 5 रुपए प्रति बोरी का, ठीक है। चलिए अब इसे हम करते हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ 8x है गुणा के साथ, आपको पता होगा, पक्षांतर आपने थोड़ा सीखा होगा, नहीं पता तो चलिए मैं बता देता हूं कि जब भी कोई बराबर के चिन्ह के या तो इधर संख्या है या इधर संख्या है, यदि हम इसको इधर भेजते हैं या इसको इधर भेजते हैं, तो ये जो संख्या होती है, इन यदि ये प्लस की है तो इधर जाके किसकी बन जाएगी, माइनस की। और जब इधर से इधर आएगी तो माइनस की प्लस की हो जाएगी। मतलब कोई भी संख्या बराबर से दूसरी तरफ जाती है तो उसके चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। यदि बराबर के दूसरी तरफ भेजा जाएगा तो संख्या तो चली जाएगी, लेकिन अपना चिन्ह बदल देगी, उसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस की चिन्ह माइनस का हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से यदि कोई संख्या गुणा के साथ है तो वो दूसरी तरफ जाकर भाग की हो जाएगी, और यदि कोई संख्या भाग की है तो दूसरी तरफ बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो किसकी बन जाएगी, गुणा के चिन्ह के साथ चली जाएगी, ठीक है। तो हम यही करेंगे, हमें निकालना है x, सफेद बोरियों की संख्या ही तो निकालनी है, तो हम लिखेंगे इधर x। अब इस 8 को हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, दूसरी तरफ भेज देंगे। तो पहले इधर की संख्या लिखते हैं, 6400 गुणा 5। अब दूसरी संख्या 8, इसको पक्षांतर करके बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे, तो ये यहाँ गुणा के चिन्ह के साथ थी तो यहाँ आ जाएगी भाग के चिन्ह के साथ, ठीक है। गुणा की संख्या उधर जाके किस में बदलती है, भाग में। और भाग करते समय हमें क्या करना पड़ता है, हम किसी भी संख्या को या तो हम सीधे भाग के चिन्ह के साथ लिख दें या उसे बटे में भी लिख दें, तो भी उसका मतलब भाग ही होता है, ठीक है। चलिए अब इसका भाग इसमें दीजिए, 8 का भाग किसमें देंगे, 64 में, 8 8 64, ठीक है। तो यहाँ आया हमारा 8 और 2 0, 800 गुणा 5। तो 5 का पहाड़ा देखिए, 0 हम पहले ही उतार लेते हैं 2, और 5 का पहाड़ा 8, 8 5 40, ठीक है। तो x बराबर हमारा कितना निकल के आया, 4000। ये क्या है, सफेद सीमेंट की बोरियां, ठीक है। तो हमें उस कंपनी को कितनी बोरियां बेचनी पड़ेगी, यदि वो 4000 बोरी बेचेगी सफेद वाली, तब उसको उस सौदे में ना तो लाभ होगा ना हानि होगा। चलिए ये प्रश्न हमारा यहीं पर समाप्त। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। चलिए प्रश्न है ए, -3 गुणा बराबर 27। यहाँ पे हमें कुछ संख्या लिखनी है जिसको 3 से गुणा करने के साथ 27 आ जाए। तो आपको पता है कि किस संख्या का 3 में गुणा करें, तो 9 तिया 27, हाँ 9 का कर देते हैं। यदि आपको इस तरीके से भी नहीं आ रहा तो मैं सीधे से बताऊं, अभी पक्षांतर बताया था कि यहाँ गुणा का चिन्ह है ना, तो आप इस संख्या का डायरेक्ट इसमें भाग भी दे सकते हैं, तो भी आपको पता चल जाएगा। 3 का भाग इसमें दीजिए 27 में, 3 निम 27, 9 बार जाएगा ना, तो बस यही हमारा आंसर होगा 9, ठीक है। अब देखिए ये माइनस की 3 है, ये प्लस के 9, तो चिन्ह माइनस का आएगा, लेकिन हमें चाहिए प्लस का, तो हम क्या करेंगे, इसे भी माइनस का बना देंगे। तो यहाँ आएगा माइनस के 9, 9 तिया 27, और चिन्ह माइनस और माइनस बन जाएंगे प्लस के, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल है, 5 गुणा 35, यानी कि 5 में किसी संख्या का गुणा करना है जहां 35 आ जाए माइनस के, ठीक है। तो आप
5 सत्ते 35, या इस 5 का भाग इसमें दे दीजिए तो आ जाएगा 5 सत्ते 35। ठीक है, तो कितना आएगा 7। किसके चिन्ह माइनस का चाहिए, एक प्लस का है तो ये भी हमें माइनस के ही करने पड़ेंगे, तभी माइनस के 35 आएंगे। अच्छा चलिए अब अगला सी। कोई संख्या है जिसमें 8 का गुणा करना है तो 56, तो 8 सत्ते 56। ठीक है, 7 का कर देते हैं, ये माइनस ये प्लस तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। अब डी 12 गुणा 132, यानी कि 12 में किसका गुणा करें जो 132 आ जाए, तो हम कर सकते हैं 12 का या तो भाग दे दो, चलिए उसे भाग ही दे देते हैं तो शायद आपको जल्दी से समझ आ जाए। हम 11, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे 11। चलिए हमारे सारे सवाल सॉल्व। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पर समाप्त। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ रुकिए रुकिए रुकिए, एक काम तो बहुत बड़ा रह ही गया, वीडियो लाइक करी नहीं की, चलिए कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, भूलो मत, फायदा होगा आपका। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।